तो बजट की अधूरी आस, नीति आयोग में बैठक में क्या कुछ खास। उत्तराखंड की नजर अब टिक गई है केंद्र की तरफ। नीति आयोग की बारी है। क्या सौगातों की झड़ी लगेगी? मसला सीमित संसाधनों से जुड़ा है, भौगोलिक चुनौतियों से जुड़ा है, आपदाओं से जूझते उत्तराखंड से जुड़ा है। यहां मसला नीति आयोग की बैठक में आबादी के हिसाब से योजनाओं का नहीं है। यह वो उत्तराखंड है जहां पर 4 धाम है। केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, हेमकुंड साहिब है। यानी आबादी के हिसाब से योजनाओं पर ध्यान केंद्रित ना किया जाए और इस हिसाब से आबादी को जोड़ा जाए तो यह आबादी 1 या 2 करोड़ तक सीमित नहीं होती है। आंकड़ा पहुंचता है करीब 8 करोड़ के आसपास। इसलिए बजट में जो उत्तराखंड को निराशा हाथ लगी, क्या नीति आयोग पूरी करेगा वो आशा? एक तरफ निराशा और दूसरी तरफ आशा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और फिर रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड में सत्ताधारी दल बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीमित संसाधनों के साथ विकास की योजनाओं को तेज करने की रहती है, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से राज्य की भरपूर मदद की उम्मीदें प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है। केंद्र के सहयोग से चल रही विकास की योजनाओं में राज्य के भीतर लगभग 2.5 लाख करोड़ का काम चल रहा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से पिछले दिनों पेश किए गए आम बजट में राज्य को बहुत सारी उम्मीदें इस बजट से थी, लेकिन उसमें उतनी सफलता नहीं मिल पाई। इसलिए अब राज्य की उम्मीद नीति आयोग की बैठक से है, जो शनिवार को दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में उत्तराखंड राज्य का पक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रखेंगे। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड के लिए किए गए वादों को याद दिलाने का काम करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री ने खुद ही उत्तराखंड में कहा था कि सदी का 3रा दशक उत्तराखंड का होगा और शायद इस वायदे को पूरा करने के लिए आवश्यकता केंद्रीय बजट की है, जिसमें उत्तराखंड राज्य को आम बजट से तो निराशा मिली है, लेकिन नीति आयोग की बैठक से यह निराशा दूर हो सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके द्वारा राज्य के तमाम विषयों को नीति आयोग की बैठक में रखने का काम किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि केंद्र सरकार की सहमति उन विषयों पर मिल सके। देखिए, कल चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होगी और उसमें राज्य से संबंधित जो विषय हमारे यहाँ के लिए जरूरी हैं उन सभी विषयों को रखा जाएगा। पूरे देश भर की चर्चा होती है, लेकिन हम उत्तराखंड राज्य की ओर से उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। साथ में मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव जो हर 6 माह में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होता है, वह भी 2 दिन चलेगा। उसमें भी हम सब प्रतिभाग करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उसमें मार्गदर्शन मिलेगा और राज्य से जुड़े हुए मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस पूरे मामले पर बीजेपी की धामी सरकार पर आरोप लगा रही है कि जो सपने दिखाने का काम राज्यवासियों को किया गया वो अब तक अधूरे हैं। देखिए, अभी देश का सालाना बजट लोकसभा में पेश हुआ है और उस बजट ने उत्तराखंड की जनता को निराश किया है। उत्तराखंड के लोगों की उम्मीद थी कि डबल इंजन का लाभ उत्तराखंड को मिलेगा, लेकिन ना तो रोजगार के लिए कुछ इस बजट में है, ना पलायन रोकने के लिए इस बजट में कुछ है, ना उद्योगों को पहाड़ चढ़ाने के लिए इस बजट में कुछ है, ना ग्रामीण विकास और शहरी विकास के लिए उत्तराखंड को कुछ मिला है। केवल रेलवे के सुदृढ़ीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए की बात की है और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पहले से ही उत्तराखंड में चल रही, उसी का काम इस बजट से पूरा हो पाएगा और थोड़ा रख रखाव होगा। नई किसी भी रेल परियोजना की घोषणा नहीं हुई है, तो चौतरफा निराशा उत्तराखंड की जनता में है। केंद्र सरकार के आम बजट में उत्तराखंड राज्य को आपदा के मद में और रेल बजट के मद में बजट जरूर मिला है, लेकिन वह इस युवा हो चुके राज्य के लिए काफी नहीं है। इसलिए धामी सरकार
अब नीति आयोग की बैठक में राज्य के विषय को पुरजोर तरीके से रखने का काम करेगी, जिससे राज्य को प्रधानमंत्री की विशेष कृपा मिल सके और राज्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो चलिए सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो तीनों आपकी स्क्रीन पर है। कमलेश रमन है, बीजेपी का चेहरा है, राजेश चमोली जी है, कांग्रेस का चेहरा है, नीरज जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीति आयोग की बैठक, कमलेश जी, बजट में निराशा, क्या नीति आयोग की बैठक में पूरी होगी आशा उत्तराखंड की? देखिए, कोई निराशा नहीं है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और केंद्र की सरकार उत्तराखंड सरकार को हर संभव मदद करने का काम करती है। जब भी धामी जी कोई प्रस्ताव बना करके देते हैं वो यहाँ मदद करने का काम करते हैं और बजट भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इस बजट में निराशा हासिल हुई है। हमें मिला है, आपदा के मद में हमें मिला है, रेल के मद में मिला है, तमाम और वो योजनाओं के मद में हमें पैसा मिला है। और अभी जो नीति आयोग की जो बैठक है हमारी, क्योंकि वो रूटीन बैठक है हमारी, और उसमें समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश की जो समस्याएं हैं या ज्वलंत मुद्दे हैं या जिनके लिए बजट की आवश्यकता होती है उनको देने का काम करते हैं। और यानी छप्पर फाड़ के मिला है, आप ये कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, छप्पर फाड़ के मिला है? नहीं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। जब भी धामी जी वहाँ प्रस्ताव देने का काम करते हैं केंद्र में, प्रधानमंत्री जी दोनों हाथों से उत्तराखंड को जो है आशीर्वाद देने का काम करते हैं, तो मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी नीति आयोग के सामने नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे बिहार और आंध्र प्रदेश का ध्यान रखा गया वैसे ही उत्तराखंड का भी ध्यान रखा गया विशेष। नहीं, देखिए बिल्कुल रखा जाएगा, ऐसा नहीं है। और ठीक वैसे ही जैसे औद्योगिक पैकेज, जैसे तिवारी जी के शासनकाल, यूपीए शासनकाल में, ठीक वैसे ही औद्योगिक पैकेज भी है, वही कह रहे हैं कमलेश जी। यूपीए सरकार में तो उत्तराखंड का कभी जिक्र भी नहीं होता था तिलक जी। कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तराखंड नहीं, आप लोग सत्ता में आने से पहले विशेष पैकेज की डिमांड कुछ इस तरह से किया करते थे। और तो छोड़िए, मैंने उनको भी देखा है जो दिल्ली में आके धरना देते थे, कहते थे कि ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। बोले क्यों? बोले उत्तराखंड ऑक्सीजन देता है, उत्तराखंड ऑक्सीजन देता है इसलिए ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। पता है कहां है आप? दिल्ली में आके धरना दिया था उन्होंने, बोले सारे कांग्रेसी आ जाओ, धरना देंगे सरकार को जगाने के लिए। तो हमने पूछा क्यों? बोले ग्रीन बोनस मिलना चाहिए, उत्तराखंड का हक है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। अब नहीं बोलते वो ग्रीन बोनस के बारे में। मालूम है क्यों कमलेश जी? मैं किनका जिक्र कर रहा हूं मालूम है मैडम? आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब देखिए, आप नाम भी नहीं ले रही किशोर उपाध्याय जी का। आपने तो खुद उनके साथ काम किया, प्रदेश अध्यक्ष रहे वो, धरना दिया था ना उन्होंने दिल्ली में आके जी। उत्तराखंड से बस से गई थी ना भर के, बोले सरकार के खिलाफ। मैंने क्यों? बोले नहीं ग्रीन बोनस लेंगे तभी जाएंगे यहां से। ये नहीं पता था कि वो खुद ही चले जाएंगे। अब वो ग्रीन बोनस के बारे में कुछ नहीं बोलते। नहीं, बोले जय श्री राम भाई, समय समय पर आवाज भी उठती है और हमारी जो योजनाएं हैं, एक चिट्ठी दिखाइए, एक बयान सुनाइए, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा आपसे भी और किशोर उपाध्याय जी से भी। देखिए, धामी जी अपना काम कर रहे हैं। जो प्रस्ताव उत्तराखंड के बन के जा रहे हैं, आपने जिक्र किया तो मुझे कुछ याद आ गया, मैंने इसलिए फरमा दिया। खैर राजेश जी, जब उत्तराखंड को छप्पर फाड़ के मिल रहा है डबल इंजन की सरकार में, आपके पेट में क्यों मरोड़ पड़ रहे हैं राजेश भाई? जैसे कमलेश जी बता रही है इतना सब कुछ मिल रहा है, आपको तो खुश होना चाहिए। तिलक भाई, कमलेश जी कह सकते हैं कि उनके हिसाब से, क्योंकि वो पार्टी की अपनी बात करती है कि उनको छप्पर फाड़ के मिल रहा होगा, बात है। लेकिन इस राज्य के जो मेन जो जिन मुद्दों पे हमें इस बजट में उम्मीद होनी चाहिए थी, उस पर हमने राहत मिली है। आप देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो प्लान का, हमारा उत्तराखंड का जो प्लान का दंश पिछले कई सालों से झेल रहा है, पिछले 24 साल से, निश्चित रूप से इसको कुछ ऐसी मतलब कुछ इस टाइप का बजट का प्रावधान होता है कि जो राज्य प्लान मतलब मार झेल रहे हैं उनको निश्चित रूप से कुछ मिलना चाहिए था, मेरा मानना था। शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि पहले जो बजट था 1,16,000 करोड़ समथिंग का बजट था, उसको भी इस सरकार ने, केंद्र की सरकार ने देश भर के लिए घटा दिया है। उसमें भी 8,000 करोड़ की आसपास जो कटौती की गई है, बड़ी निराशाजनक है। इसी प्रकार स्वास्थ्य में भी 8,000 करोड़ की मतलब कटौती की गई है। तो जो मेन मूलभूत जो सुविधाएं थी, जिसमें शिक्षा में है, स्वास्थ्य में है या रोजगार के लिए है, उसमें कोई ऐसी नीति या कुछ ऐसा बजट उत्तराखंड के लिए नहीं मिला, जिससे निराशा निश्चित रूप से हुई है। और अभी जो एजेंडा नहीं, अभी जो कमलेश जी पूरी लिस्ट गिनवा रही थी वो क्या है?
अब तिलक भाई, कमलेश जी ने क्या गिनाया है तो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, आपने जो मुद्दा रखा है कि उत्तराखंड को निराशा मिली, निश्चित रूप से निराशा मिली। उत्तराखंड के हालात ऐसे हैं कि ये छाती पीट रहे हैं कि हमारे यहाँ 15 लाख या 20 लाख यात्री आ गए हैं। अभी कावड़ का मैं देख रहा था, ये कह रहे हैं 15 लाख यात्री उत्तराखंड आ गए, लेकिन उत्तराखंड के हाथ में मिल क्या रहा है ये सोचने का विषय। हम बार बार मतलब राज्य केंद्र की सरकार से अगर हमारी डबल इंजन होने के बावजूद भी अगर हम बजट के लिए अगर मतलब बजट में एक आदमी भीख अगर केंद्र सरकार से मान रहे तो दुर्भाग्य है इस राज्य का। ये बजट पूर्ण रूप से कुर्सी का बचाने का बजट था केंद्र सरकार। कमलेश जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर नीरज जी को वक्त पूरा। आंध्र प्रदेश और बिहार मतलब सरकार को बचाने के सब कुछ ले गया, लेकिन बाकी राज्य खाली हाथ आपके सामने है। तो हम लगातार ये मांग कर रहे थे, मैं कुछ ऐसा ग्रीन बोनस की बात हो, जैसे आपने कहा किशोर उपाध्याय जी ने जब कांग्रेस में थे ग्रीन बोनस की बात करते थे, लेकिन आज किशोर उपाध्याय जी के साथ हो गई ग्रीन बोनस के नाम पे। नीति आयोग की बैठक हर बार होती है, लेकिन उत्तराखंड में क्या मिलता है? हमें औद्योगिक पैकेज की आवश्यकता थी, हमें ग्रीन बोनस की आवश्यकता थी, हमें आर्थिक पैकेज की आवश्यकता थी, क्योंकि हमारा उत्तराखंड आपदा से ग्रसित राज्य है, जहाँ हमेशा आए दिन हर साल मतलब आप देखिए आपदाग्रस्त प्रदेश होने के बाद हमें इस प्रकार का बजट एक्शन नहीं दिया। एक मिनट मैं नीरज जी के पास जाऊं, क्योंकि राजेश जी ने कुछ जिक्र किया था और कमलेश जी ने उसका उत्तर दिया। राजेश जी, पलायन रोकने के लिए फंड की जरूरत नहीं पड़ती है, पलायन रोकने के लिए नियत की जरूरत पड़ती है। नहीं तिलक भाई, आप रुक जाइए ना किसकी सरकार में कहां से रिपोर्ट दबी रह गई, अभी उस पर भी मैं आऊंगा, तो फिर बहुत कुछ लोग बेनकाब हो जाएंगे। ठीक है भाई, मैं चाहता हूं और दूसरी बात ये, नहीं ऐसा नहीं है ना कि धामी जी के आने के बाद पलायन हुआ, यहाँ तो नेताओं का पलायन हुआ जो पहाड़ पे लड़ते थे, अब मैदान पे आके चुनाव लड़ रहे हैं। तिलक भाई, और उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे जो है मैदान में आके चुनाव लड़े। तिलक भाई सुनिए एक बात, बोले कि पहाड़ की आवाज उठाएंगे लेकिन पहाड़ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा महिलाओं पे अगर अत्याचार बढ़ा है इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बना है। राजेश भाई जाओ, थम जाओ, ये मत बोलो कि पलायन जो है धामी जी के आने के बाद पलायन बढ़ गया। बड़ा है, नीरज कोहली जी रहेंगे, आप नीरज कोहली जी रहेंगे, अभी कमलेश जी रुक गए। नीरज कोहली जी ये कह रहे पलायन, और बड़ी दिलचस्प बात वो बोले कि जब केदारनाथ की आपदा आई थी तो केंद्र ने सहयोग किया, हरीश रावत जी की सरकार थी। कमलेश जी अधूरी बात बोलते, पूरी नहीं बोलते। बीजेपी में है तो उनको बोगड़ा जी का नाम भी लेना चाहिए था, जिन पर खड़े होकर सदन में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी मान ने 5 दिन तक सदन नहीं चलने दिया, बोले कि महाभ्रष्टाचारी कफन चोर, इस टाइप का मामला था। पूरी बात बोला करो कमलेश भाई। नीरज जी, किस तरह से देखा जाए इस पूरे नीति आयोग की जो बैठक होने जा रही है, उत्तराखंड को क्या उम्मीद है और आशा है? तिलक जी, देखें कि जो बजट आया और बजट से भी अच्छी खासी उम्मीदें थी हम लोगों को। उम्मीदें इसलिए थी कि आपने देखा होगा कि अभी 12 जुलाई को सतत विकास लक्ष्य की इंडेक्स रैंकिंग जारी हुई है, वो 2023-24 की रैंकिंग है नीति आयोग ने जो जारी की है जी। उसमें हम पहले पूर्व में 4थे स्थान पर थे और अब हम पहले स्थान पर आ गए। और हर साल हम अपना जो पर्यावरणीय जो सहयोग देते हैं पूरे देश भर को, उसका भी हम एक आंकलन करते हैं जी। तो दोनों चीजों को मिला के मुख्यमंत्री जी ने भी उस दिन प्रेस की थी, हमने कहा ये हमारे लिए राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत खुशी की बात है। और हमारे पास एक मजबूत आधार भी हो गया इस बार कहने के लिए केंद्र को कि भाई देखो, उत्तराखंड इतना कुछ पर्यावरण की दृष्टि से और चीजों से उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है और उत्तराखंड सहयोग भी कर रहा है, तो उसको वाजिब जो है मदद मिलनी चाहिए वहां से। तो बजट में वित्त मंत्री जी ने हिमाचल और उत्तराखंड के लिए बादल फटने, लैंडस्लाइडिंग के लिए, आपदा से नुकसान के लिए मदद का भरोसा और विश्वास तो जताया कि ऐसी स्थिति आएगी तो उत्तराखंड को और हिमाचल को मदद की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि राज्य बनने के बाद से जो बात आपने भी कही, हम एक डिमांड लगातार करते आ रहे हैं कि भाई जो हमारा पर्यावरणीय सहयोग है उसके लिए हमें ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। इस बात को रूलिंग पार्टी भी कहती रही है, ऑपोजिशन पार्टी भी कहती रही है। और 2018 में उत्तराखंड के मसूरी में त्रिवेंद्र जी की लीडरशिप में एक हिमालयन राज्यों का 4 दिन का 5 दिन का कॉन्क्लेव हुआ था, उसकी मेजबानी हम लोगों ने की थी। वहाँ केंद्र से तमाम मंत्री आए थे, वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमन भी आई थी।
और पूरा वो कंप्लेंट चला और ये डिसाइड हुआ कि नहीं भी हिमालयन राज्यों की जो डिमांड है, जो उनकी दिक्कतें हैं, जो उनकी परेशानी है, उनको एक्स्ट्रा मदद मिलनी चाहिए। और बिल्कुल वो सैद्धांतिक रूप से यहाँ कह के गई थी मसूरी के अंदर कि नहीं, उत्तराखंड को और हिमालयन राज्यों को पूरी मदद दी जाएगी। इसके लिए हम कोई ना कोई एक पूरा एक रोड मैप बनाएंगे, हिमालयन काउंसिल बनाएंगे या जो चीजें बनाएंगे। ये बात 6 साल पुरानी हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी हम दर दर भटकते रहे, मांगते रहे। हिमालयन आज तक हमारे को ग्रीन बोनस मिला नहीं, सहयोग हम पूरा करते हैं। तो कहने नीति आयोग से भी हमें बहुत उम्मीद है, मुख्यमंत्री के आज गए हैं, पूरे दमदार तरीके से अपनी बात को रखेंगे कि भाई हमने ये अचीवमेंट किए हैं, इन चीजों में हम आगे गए हैं, ये हमारा सहयोग रहा है। नहीं, हमें मिलना चाहिए। सरकार की इस थ्योरी में एक दम भी है, और वो थ्योरी ये भी है कि भाई हम भले ही जो है 1-1.25 करोड़ की आबादी के आसपास हैं, लेकिन जो पर्यटक आते हैं, तीर्थ यात्री आते हैं, उनकी संख्या अगर जोड़ दी जाए तो लगभग ये 8 करोड़ के आसपास आंकड़ा पहुंच जाता है। नहीं नीरज जी, ये बहुत गंभीर विषय है, इसलिए क्योंकि नीति आयोग में तो जनसंख्या के हिसाब से आपने सब चीजें तय कर दी, लेकिन यहां पर यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है उत्तराखंड के संदर्भ में। तिलक जी, ये बात मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कही कि हमारी आबादी तो 1.25 करोड़ है, लेकिन 8 करोड़ की फ्लोटिंग पॉपुलेशन यहाँ पर पर्यटकों के रूप में, यात्रियों के रूप में इस तरह से लोग आते जाते हैं। तो उनके लिए जो सुख सुविधाएं चाहिए, जो और बहुत सारी चीजें चाहिए, वो राज्य अपने स्तर से नहीं कर पाता, तो केंद्र से उससे मदद मिलनी चाहिए। बात भी कही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन और आप नीति आयोग में भी अपनी बात को रखेंगे। ऐसा नहीं है कि केंद्र से हमें पैसा नहीं मिल रहा, नेशनल हाईवेज में बहुत पैसा मिल रहा है, रेलवे प्रोजेक्ट्स में बहुत पैसा मिल रहा है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में बहुत सारा पैसा मिल रहा है। एक बात चीज और कहना चाहूंगा यहाँ पर बड़ी तिलक भाई है कि पैसा जरूर हम मांगते हैं, लेकिन हमें खर्च की क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे हम हर टाइम मांगते रहते हैं पैसे, लेकिन हम जो केंद्र से मदद मिलती है, जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में पैसा मिलता है, उस पैसे को हम खर्च नहीं कर पाते। सही कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कही आप, बहुत बड़ी बात कही। यहाँ तो विधायक सर मुख्यमंत्री पद तक के चेहरे, मतलब कि जो कह रहे कि हम दावेदार टाइप का मामला, वो अपने विधायकी तक नहीं खर्च कर पाते। वो जो है वो विधायकी तक का फंड नहीं खर्च कर पाते। खैर कमलेश जी, बात तो बहुत महत्वपूर्ण कही नीरज जी ने, और फिर राजेश भाई आपके पास आ रहा हूं। यहां तो मसला डबल इंजन का है ना, कि नहीं? अब भाई डबल इंजन की सरकार आप कह रहे हो, और ऊपर से ट्रिपल इंजन अलग से जुड़ जाता है, निगम जोड़ दीजिए आप, आपकी मर्जी जैसा चाहे। तो वो डबल इंजन में भी अगर कहानी ना बने, और आपके नेता तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं और ट्वीट भी करते हैं, कहते हैं कि देखिए शिष्टाचार मुलाकात डायरेक्ट। अभी खिंचवाई ना धन सिंह रावत जी ने तस्वीर डाली पोस्ट की, तो आप लोगों को डायरेक्ट कांटेक्ट है ना, तभी कह रहा हूं। जी बिल्कुल, देखिए तिलक भाई आपने भी बिल्कुल सही कहा, और नीरज जी ने जो चीज कही, वो जो मैं जवाब देना चाह रही थी, वो नीरज जी ने दे दिया। क्योंकि हर मद में यहाँ पर हमें पैसा मिलने का काम होता है, और हमारे जो इनकम और सोर्स है उत्तराखंड की, जो हम खुद अर्निंग करने का काम करते हैं, उससे भी हमारा प्रदेश चलता है, उससे भी हमारे प्रदेश की जो संसाधन है उनको जुटाने का काम करते हैं। हमारी चाहे तीर्थ यात्रा हो, नहीं, आप बात घुमा रहे। नीरज जी ने कुछ और बात भी कही, बोले खर्च करने की क्षमता है आप में। आपके नेता, आपके जो बताने जा रही हूँ कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं या जो मंत्री हैं, वो तमाम कम से कम 80 से 90% अपनी जो निधि है उसको अपने क्षेत्रों में खर्च करने की पूरी कोशिश करते हैं। पूरा जो विधायक नहीं खर्च करते आपके विधायक, जहाँ पर वाजिब नीरज जी क्या कमलेश भाई क्या बोल रहे हैं, कह रहे कि होने का काम खर्च करते सारे के सारे विधायक। अभी इस बार आप देखेंगे कि किसी की भी ऐसी निधि जो है लैप्स नहीं हुई। नीरज जी, नेताओं से, विधायकों से लेके सांसदों से लेके पूरी सरकारी मशीनरी का आप रिकॉर्ड डाटा मंगा के देख ले तिलक भाई, तो पता चल जाएगा कि हमारी खर्च करने की क्षमता कितनी है, कितना पैसा हमें मिलता है और कितना हम खर्च कर पाते हैं। ये एक बार नहीं अनेकों बार बात ये समीक्षा बैठकों में निकल के आई, मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि भाई हम टाइम पर पैसा ही नहीं खर्च कर पा रहे हैं अपना। हाँ ये बात कमलेश जी, एक मिनट कमलेश जी, आपके ऑडियो में भी दिक्कत आ रही है, एक मिनट। यहाँ मसला एक फॉर्मूले का भी है नीरज जी, अब मैं राजेश भाई के पास जाऊं। वो फॉर्मूला ये है कि पूरे साल भर बजट नहीं खर्च हो पाता, लेकिन जो पूरे साल भर में 10 से 20% विभाग बजट खर्च करता है, और आखिर के 3 महीने में वो 90% खर्च हो जाता है। ये फॉर्मूला मुझे नहीं समझ में आता, इतना ही समझ में आता है ये फॉर्मूला कुछ और ही है। जब आप पूरे साल भर में 10% खर्च कर पाते हैं बजट,
और आखिर के 3 महीने में क्यों होता है ये, और ये फॉर्मूला कोई रॉकेट साइंस नहीं है। खैर राजेश भाई, जी कमलेश जी ने बताया पूरा रिकॉर्ड और तथ्यों के आधार पर। वो कह रहे जब जब मदद की जरूरत पड़ती है केंद्र पूरा सहयोग करता है उत्तराखंड का। जवाब दीजिए आप। चलो भाई, मैं हम यही तो कह रहे हैं कि आपने इस राज्य में जब चुनाव लड़ा, चाहे राज्यों के जब भी चुनाव हुए हैं, आपने कहा कि यहाँ डबल इंजन की सरकार बना दीजिए, पूरे राज्य की मतलब हालत सुधर जाएगी। लेकिन हम यही तो कह रहे हैं कि आप मांगिए ना, कब मिला है। आप बार बार एक दो चीजों को रिपीट करके कि हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम करें। बात यह है धरातल पर, धरातल की स्थिति। अभी नीरज भाई, आप सबने देखा होगा, 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई कि उत्तराखंड के जो विद्यालय हैं संसाधनों में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं उत्तराखंड के विद्यालय। तो कहाँ है वो बजट, किसके पास है जा रहा है बजट, ये बता तो दीजिए कि आपके सामने रिपोर्ट आने के बाद उत्तराखंड के स्कूलों की हालत खराब है, हॉस्पिटलों की हालत इतने बद से बदतर हो गई है कि आप देखिए कि मतलब जगह जगह पे मुझे 108 की गाड़ियां खराब पड़ी है, पर सब जो महिलाओं के हो रहे हैं सड़कों पर हो रहे हैं, संसाधन नहीं है, डॉक्टर नहीं है। अभी उत्तराखंड में एक युवा हमारा रिक्नी खाल में उसको रेफर किया गया, वहाँ इलाज नहीं मिला, उसके बाद उसको दूसरी जगह रेफर किया गया। मतलब 7-8 जगह रेफर होने के बाद आदमी जब देहरादून पहुंच रहा है तब वो उसकी स्थिति बद से बदतर हो जा रही है। और हम बात कर रहे हैं कि हमें बहुत कुछ बजट मिला, कहाँ मिला वो बजट, किसके पास वो बजट जा रहा है। हाँ, नेताओं के पास निश्चित रूप से जो इस प्रकार से इनके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो तमाम नेताओं की अगर आप लिस्ट देखिए, राज्य की कैबिनेट में कम से कम 5 से 6 मिनिस्टर ऐसे हैं जिनपे भ्रष्टाचार के आरोप है। लेकिन वही है भाई, केवल ताल बजानी है कि हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सुंदर चल रहा है, बस जैसे आपने कहा है नारे लगाओ जय श्री राम के, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है राज्य में। बहुत बुरी स्थिति है, नीरज भाई भी इस बात को जानते हैं, हम आंकड़ों पर बात तो कर रहे हैं। ये जो स्कूलों की स्थिति हुई है वो धामी जी के आने के बाद हुई है। तिलक भाई, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जितने आप ही लोग हमें रिपोर्ट देते हैं, आपके चैनलों के माध्यम से, आपके समाचार पत्रों से रिपोर्ट मिलती है कि उत्तराखंड पिछले 5 साल में महिला आरोप, महिलाओं के मतलब उसमें तस्करी में नंबर 1 राज्य बन चुका है। ये आपकी रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है। आपने एनएसओ ने रिपोर्ट जारी की, आपने पेपर में छापी, मीडिया में दी, हमारे सामने देखी। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये जो विद्यालयों की हालत है जिसका जिक्र आप कर रहे हो, ये धामी जी के आने के बाद हुई। तिलक भाई, उत्तराखंड में बेरोजगारी दर आप हरीश साहू जी के टाइम पे देख लीजिए कितनी थी, और आज धामी जी के उत्तराखंड में कम से कम 16 लाख लड़का बेरोजगार उत्तराखंड आज रजिस्टर्ड है। हमारे टाइम पे 8 लाख लड़का रजिस्टर्ड था बेरोजगारी में। आप देख लीजिए ना, डबल हुई है। बेरोजगारों से मुझे कुछ याद आया, एक मिनट मैं नीरज जी के पास जा रहा हूँ। कमलेश जी ऑडियो आ रहा मेरा? कमलेश जी का ऑडियो नहीं मिल पा रहा। नीरज जी आपके पास आ रहा हूँ, राजेश भाई का भी फ्रेम फ्रीज है। इन्होंने कहा बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी, मुझे कुछ याद आ गया। 2012 में इन्होंने वादा किया, बोले कि सारे बेरोजगारों को रजिस्टर्ड करो और बेरोजगारी भत्ता देंगे। और बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करने वाले बीजेपी में चले गए। और बेरोजगारी भत्ता आज तक कभी किसी को नहीं मिला। मेरे को था, याद आ गया, उन्होंने कहा था खटाखट 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 टाइप का मामला था कि दे देंगे सबको, लेकिन वो बेरोजगारी भत्ता तब तक दे पाते तब तक आपदा ने कुर्सी ले ली। खैर नीरज जी, ये विषय सियासत से ज्यादा जो है उत्तराखंड के हक से जुड़ा है, और ये तो हकीकत है ना। अगर जहां उत्तराखंड की उम्मीदें आती हैं तो फिर वो तिवारी सरकार का युग भी याद आता है। भाई वहां पे भी तो केंद्र की सरकार अलग थी और राज्य की सरकार अलग थी, लेकिन फिर भी विकास के पैमाने पर तो आज भी तिवारी जी का नाम पहले आता है ना उत्तराखंड में, कि नहीं नीरज जी? बिल्कुल तिलक जी, इस राज्य की जो नींव उन्होंने रखी इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने बहुत सशक्त और बहुत मजबूत नींव रखी, और जो रोड मैप बना, जिन इमारतों को आज हम देख रहे हैं वो 3 मंजिली हैं, 4 मंजिली हैं या 5 मंजिली हैं, ये सब उन्हीं के समय की रखी हुई नींव की इमारतें हैं सारी की सारी। उनको कौन भुला सकता है, तिवारी जी के कंट्रीब्यूशन को, तिवारी जी के योगदान को। तो फिर एक विजन की बात भी तो आती है ना कि हम किस विजन से चल रहे हैं। हमने भले ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देखा ये कहते हुए कि विजन 2020 पर इंप्लीमेंट करेंगे। बोलने में तो सब कुछ जाता है, लेकिन धरातल पर क्या है, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई अगर विकास हो रहा है तो वो तो दिखाई देगा खुली आंखों से। अगर मेरे क्षेत्र में पुल बन रहा है या अस्पताल बन रहा है तो मुझे अखबारों से पढ़ के थोड़ी ना पता चलेगा, मैं तो देखूंगा ना साक्षात। तो वो पैमाना है विकास का, जो दिखाई दे वो विकास, जो ना दिखाई दे वो अंधविश्वास। यही बात हुई ना कमलेश बहन जी। तो ये पैमाना है विकास का, आप भले ही नारों में कुछ भी कह लीजिए।
नहीं नहीं तिलक भाई, देखिए सरकार एक बेहतर काम करने की पूरी कोशिश कर रही है और उत्तराखंड के लिहाज से जो भी यहाँ हर संभव हो सरकार उसे करने का पूरा प्रयास कर रही है और इसीलिए लगातार सरकार हर चीज को आगे करने का काम कर रही है। अभी अगर हमारा उत्तराखंड प्रथम स्थान में आने का काम हुआ है तो वो इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ विकास कार्य हुए, यहाँ पर प्रदूषण रहित प्रदेश देने का काम किया, यहाँ पर लोगों को एक सामंजस्य से बैठाने का काम किया, जो विकास की जो गति है उसको आगे तक पहुंचाने का काम किया। चाहे आप रोडों की कनेक्टिविटी ले लिए, बिजली का, पानी का, तमाम वो जो शिक्षा, स्वास्थ्य, वो जो चीजें हैं, राम राज्य आ गया, देने का काम दावी सरकार ने किया। राम राज्य आ गया, जी आ गया। ऋषिकेश से लेके बद्रीनाथ राजमार्ग तक जाएंगे तो आप हालत देखें, कम से कम 100 से 150 देखिए ये तो हमारे मन में है तिलक भाई, हमारी जल्दी से नीरज जी जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। तिलक जी, एक जब आज बात चल पड़ी तो एक दर्द भी झलक आया। ये बात उत्तराखंड की नहीं है, पूरे हिमालयन राज्यों की बात है और मैं किसी सरकार के लिए जिम्मेदार नहीं मानता। केंद्र में जो भी सरकार रही सब भरोसा और विश्वास हमेशा जताते रही कि हिमालयन राज्यों को एक कंट्रीब्यूशन के लिए उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। लेकिन हिमालयन राज्यों की स्थिति ठीक बिल्कुल वैसी है कि जैसे एक माली बिन अधिकारों के बगीचे की चौकीदारी करता है। जल जंगल पहाड़ हमारे पास है, उसकी चौकीदारी हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे अधिकार क्षेत्र में कुछ नहीं है। बड़ी बात है, थैंक यू। चलिए, उम्मीद है जहां बात निराशा की जा रही है वहां आशा भी है, तो आशा करते हैं कि नीति आयोग की बैठक में कुछ ना कुछ उत्तराखंड के हिस्से आएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका भी, राजेश भाई आपका भी और कमलेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बजट की अधूरी आस, नीति आयोग की बैठक में होगा कुछ खास। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।